हेलो, नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हाई स्कूल कक्षा विज्ञान के अंतर्गत इसमें पहला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और उनके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है आपका अभिकारक और दूसरा होता है आपका उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया में होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे भोजन का पचना, श्वास लेना, लोहे पर जंग लगना या किसी का जलना, दही का बनना, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो पहला अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, दूसरा आपका रंग में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन होता है, ताप जो है अधिक या कम हो सकता है, और किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो ये परिवर्तन किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के दौरान हो सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो ये आपकी रासायनिक समीकरण के अंतर्गत होता है। रासायनिक समीकरण में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शा दिया जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है। अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है, तो इसके लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिया गया है, जिसमें किसी भी अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं उनको हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उनको हम नष्ट कर दें। अर्थात अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो भी तत्व होते हैं, उनके परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसके अंतर्गत हम रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से संतुलित करेंगे। तो इसके कुछ जो चरण हैं, कैसे हम सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले जो हमारी समीकरण दी होगी, उसके हम सभी सूत्र को देख लेंगे कि उसमें कौन कौन से तत्व हमारे मौजूद हैं और उनके साथ कोई हम परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, एक चार्ट बनाएंगे, जो जो इसमें तत्व होंगे उनकी संख्या लिखेंगे, एलएचएस में कौन से हैं और आरएचएस में कौन कौन से कितने तत्व हैं। उनकी संख्या लिखने के बाद सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व को हम उसमें संतुलित करेंगे। जैसे इसमें क्या था, ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन के दोनों ओर के हम तत्वों को समान करते हैं। इधर भी 8 हो गए, सॉरी इधर भी 4 हो गए, अब इधर भी 4 हो गए। नेक्स्ट है, अब हम अगले तत्व को देखेंगे। यहाँ पर Fe यानी कि लोहे का संतुलित करा, क्योंकि हमारे RHS में 3 है, तो हमने LHS में भी 3 लगा दिया। इसके पश्चात क्या बचता है, हमारा हाइड्रोजन बचता है, तो उसको भी हमने दोनों तरफ बराबर बैलेंस करके बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, अगली स्थिति में अब इनकी ठोस अवस्था, गैस अवस्था को हम दर्शा देंगे। जैसे एस सॉलिड, जी से गैस, और इस प्रकार से जो भी लिक्विड होगा तो एल लिख देंगे। छठे चरण में हम इस प्रकार से करेंगे। अब आते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जो है एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे A+B और इनको C बना दिया। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कोयले का दहन करा, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके CO2 बन गया। इस प्रकार से जल का निर्माण किस प्रकार होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। इस प्रकार से ये आपकी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर ये बुझे चूने को जल के साथ क्रिया कराने पर CaH का होल ट्वाइस यानी कि बुझा चूना प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसमें भी प्रकार होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार क्या है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि इसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो ये भी आपकी जो है, इसमें जो प्रकार है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसके ये उदाहरण दे रखे हैं, इसको आप देख लेंगे। इसके पश्चात आते हैं वियोजन
अभिक्रिया के अंतर्गत। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक यानी कि एक तत्व टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें ए कोई तत्व है, वो दो हिस्सों में टूट चुका है, बी प्लस सी में। अब इसमें भी एक अभिक्रिया होती है जो किस प्रकार से होता है, ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मा पा करके कोई तत्व दो हिस्सों में टूट जाता है, उसको हम ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। इसका उदाहरण ये FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया, दो हिस्सों में टूट गया, फेरिस ऑक्साइड SO2 और SO3 में। इसके भी कुछ उदाहरण दे रखे हैं। चूना पत्थर CaCO3, जब इसको गर्म करते हैं बहुत अधिक ताप पर, तो इसका क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ये आपकी इस प्रकार की अभिक्रिया है। इसको उदाहरण आप ध्यान से देख लेंगे। इसके पश्चात आता है विद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हम किसी को दो हिस्सों में उसके आयनों में तोड़ सकते हैं। जैसे जल को हम यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसके अवयवों को हम तोड़ सकते हैं। इसका चित्र इस प्रकार है। इस प्रकार की व्यवस्था हम बना करके जल को उसके अवयवी तत्वों में हम विभाजित कर सकते हैं। इसमें किसी बैटरी के द्वारा एनोड और कैथोड के आधार पर जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जल अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है, यानी कि प्रकाश पा करके, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन होता है उसको हम प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। इसमें क्या है, जैसे AgCl है, इसको प्रकाश में रखते हैं तो Ag और Cl में टूट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये AgBr है, यानी कि तुम्हारा सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर यह अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है। ये सब हमारा क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि जिन अभिक्रियाओं को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उनको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें अब आता है थर्ड पॉइंट, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये है Fe, यानी कि लोहा, कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसको हम यदि आपस में मिलाते हैं तो लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार से ये एक उदाहरण के तौर पर हम चित्र दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने लोहे की कीलो को इसके कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहा है, तो धीरे धीरे करके जो है लोहा की कीलें गायब हो जाती हैं और जो कॉपर है वो विक्षेपित होकर के तली में बैठ जाता है, या उस पर उसकी रंग की परत चढ़ जाती है लोहे के ऊपर। इस प्रकार से हम इसको इस समीकरण के माध्यम से दर्शा सकते हैं। आगे चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच होता है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात दोनों जो भी हमारे तत्व हैं वे आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका ये उदाहरण के तौर पर सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाते हैं तो क्या होता है, जो आपका बेरियम है वो विस्थापित के होकर के सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और सोडियम कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, ये इसका विस्तार से लिखा हुआ है। अब आते हैं उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानता है। तो इसके उदाहरण किस इस प्रकार है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन पर पहुँच जाती है, अर्थात हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर सारे उपचयन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, जो आपकी अपचयन अभिक्रिया है उसमें
हाइड्रोजन का जो है अधिकता होती है और ऑक्सीजन का हानि होती है, उसको हम अपचयन बोलते हैं। और ये दोनों क्रिया जहाँ होती हैं उनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब आते हैं कुछ अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण, इनका फिर दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है। जैसे संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर जो है परत जम जाती है, यानी कि वह क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसको कमज़ोर कर देती है। इस प्रकार इसको हम संक्षारण बोलते हैं। जैसे कि लोहे की वस्तु पर जंग लगना और चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, ये धातु संक्षारण यानी कि उसको नष्ट होना दर्शाते हैं। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उस पर एसिड लेपन या विद्युत लेपन या पेंट या कोई तेल लगा देते हैं, जिससे वह सुरक्षित हो जाती है। इस प्रकार उसको हम धातु को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता क्या होती है, जैसे कोई वसायुक्त या तेल युक्त खाद्य सामग्री होती है, वह वायु के संपर्क में आने पर अब उपचयित हो जाती है, जिसका उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, यानी उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है। इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, जैसे प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग या वायुरोधी बर्तन में रखकर, जिससे कि उसमें संपर्क ऑक्सीजन आए, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा या शीतलन